साल 2025 की भविष्यवाणियां जो सच साबित हो सकती हैं और हम इंसानों की एक ऐसी सुपर पावर जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर हम में से मैक्सिमम इंडियंस की बॉडी डेली स्मोक करने के बाद ही बॉडी को रिलीज क्यों करती है? मतलब कोई तो साइंस होगी ना यार। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस अभी ना आप अपना सारा ही काम छोड़कर इस फैक्ट पर फोकस कीजिए क्योंकि ये फैक्ट अब आपकी लिटरली लाइफ चेंज करने वाला है। और देखो गाइस, हमें से ना बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम ना किसी भी प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा दिल लगाकर बहुत मेहनत करते हैं और उसी सेम प्रोजेक्ट पर हमारा कोई पार्टनर या फिर फ्रेंड भी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हमें ना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी लाइफ में वो चीज नहीं मिल पाती है जिस मतलब हमें लगता है कि यार हम डिजर्विंग है इस चीज के लिए। वेल गाइस, अगर आपके साथ भी अक्सर लाइफ में ऐसा होता है तो बिलीव मी, कमी आपकी नहीं बल्कि आपके डीएनए की है। कैसे? चलिए समझाता हूं। तो देखो गाइस, मेडिकल साइंस भी इस बात को पूरे तरीके से प्रूव करती है कि हमारी जो इंसानी बॉडी होती है इसके अंदर लगभग 37 ट्रिलियन डीएनए के अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं और ये डीएनए के ट्रेंड्स किस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे ये 100% डिपेंड करता है हमारे आसपास के एनवायरमेंट पर। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हैं जहां पर दूसरे लोगों के लिए गलत बोला जाता है, नेगेटिविटी ज्यादा है या फिर लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो नो डाउट कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप कितने ही ज्यादा पॉजिटिव क्यों ना रहे, आपके डीएनए के ट्रेंड कभी भी चेंज नहीं होंगे। और अगर आपके डीएनए के ट्रेंड उस तरीके से चेंज नहीं होंगे कि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, तो भाई साहब मैं लिख कर दे सकता हूं, एक दो दिन नहीं पूरी जिंदगी आप मेहनत करते रहिएगा, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको जो रिजल्ट आएगा ना वो काफी ज्यादा कम आएगा। तो देखो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अक्सर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आप वास्तव में डिजर्व करते हो, सो यू हैव टू चेंज योर एनवायरमेंट। लेकिन देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है ना भाई, वो इतना ज्यादा महान है कि वो कभी भी इस चीज को खुलकर बताता ही नहीं है कि प्रैक्टिकली कौन सा इंसान कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा और कितना ज्यादा अनसक्सेसफुल। ये काफी हद तक डिपेंड करता है हमारे कोर डीएनए पर। गाइस देखो, अगर आप इस चैनल को और मुझे काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि मैंने टाइम टू टाइम ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ दिए हैं जिससे डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है कि इस यूनिवर्स में भैया हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारी जो स्पेस एजेंसीज हैं ये किसी भी हद तक जा सकती हैं इस सच्चाई को छिपाने के लिए। एंड गेस व्हाट, अभी रिसेंटली एक ऐसा ही इंसिडेंट हमें दोबारा से नासा के साथ होता हुआ दिखा है। असल में गाइस देखो, हुआ कुछ ऐसा कि 16 दिसंबर को डेली रूटीन की तरह नासा ना अपने आईएसएस से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अब अगर किसी भी केस में आप नासा को फॉलो करते होंगे तो आपको यह पता होगी कि नासा की जो लाइव स्ट्रीम्स होती है ना वो भाई कई घंटों लंबी होती हैं एंड सडनली ना उन्हें कभी भी ऑफ एयर नहीं किया जाता। बट इस केस में यह हुआ कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बहुत से लोगों को ना उस लाइव स्ट्रीम में कुछ इस तरीके का अजीब सा एक चमकीला सा ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगा जो इस तरीके से लाइव स्ट्रीम में मूव कर रहा था कि ये कह देना कि ये कोई सैटेलाइट थी ये नासा के लिए काफी हद तक इम्पॉसिबल हो चुका था। अब देखो गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो लोगों ने क्या किया, जैसे लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करते हैं ना, तो उन्होंने इस ऑब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा कमेंट करना शुरू कर दिया। एंड सडनली जब इन तरीके के कमेंट्स लाइव स्ट्रीम में नासा की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे तो नासा ने सडनली इस लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया। अब देखो गाइस, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी इन तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव स्ट्रीम को बंद करते हैं तब भी वो जो वीडियो होती है ना वो वीडियो फॉर्म में उस चैनल पर अवेलेबल रहती है। लेकिन बात अगर इस लाइव स्ट्रीम और इस क्लिप की जाए तो भाई साहब आज तक भी ये नासा के चैनल पर दोबारा से पब्लिश नहीं की गई है। और देखो गाइस, यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए ये चीज ना बहुत बड़े स्केल पर अब वायरल होती हुई चली जा रही है। एंड इवन सिर्फ इसे इंडियन मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया है और ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने नासा से इसका जवाब भी मांगा है, जो हमें भी पता है कि नासा कभी भी पूरी जिंदगी में नहीं देने वाला। तो इन शॉर्ट गाइस, आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा है जिसे निकालने में लिटरली मेरे पसीने निकल गए। गाइस, एक वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई जब भी हम हमारी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनते हैं तो वो आवाज हमें उस आवाज से बिल्कुल ही अलग सुनाई देती है। मतलब जैसे हम नॉर्मली बोल रहे होते हैं ना तो उस कंडीशन पर आवाज बिल्कुल अलग होती है, रिकॉर्ड करके सुने तो वो आवाज बिल्कुल ही अलग सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या इसके पीछे भी साइंस है? तो जी हाँ, इसके पीछे बाकायदा पूरी साइंस है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपके दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो देखो गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी से बातें करते हैं ना तो हमारे दिमाग के इस पार्ट को ना एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीजों को प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे देखो, नॉर्मली हम किसी से भी बातें कर रहे हैं
तो एक तो हमारे दिमाग पर वो आवाज जाती है जो हमारे कान सुनते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो देखो हमारे वोकल कॉर्ड हिलते हैं, हमारी जो अंदर की बोन्स होती है उनमें वाइब्रेशन जनरेट होता है। तो एक तरीके का जैसे मान के चलो जैसे घुन करके जो वाइब्रेशन होता है ना, वो भी कंटिन्यूअसली आवाज के संग प्रोड्यूस होने लगता है। तो देखो इस केस में क्या होता है कि जब भी हम बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग पर एक तो बाहर की आवाज जा रही है और एक अंदर का वो घुन वाला जो वाइब्रेशन है वो भी जा रहा है। तो हमारा दिमाग है ना हर बार इन दोनों ही चीजों को कंबाइंड करके सुनता है और वो अपने अंदर एक ऐसी कह सकते हैं इमेज को बना लेता है कि भाई इस इंसान की आवाज ऐसी है, यानी कि मेरी आवाज ऐसी है। लेकिन अब मैं आवाज को रिकॉर्ड कर लेता हूं। अब क्या होगा, जब मैं उसको प्ले करूंगा तो मुझे सिर्फ अपने कानों के द्वारा सुनी गई आवाज सुनाई देगी, वो घुन वाला वाइब्रेशन जो वोकल कॉर्ड का था वो तो सुनाई देगा नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि हमें हमारी आवाज काफी ज्यादा अजीब लगने लगेगी। बट टेक्निकल बेसिस पर अगर आप इस चीज को सोचोगे ना, तो आप जब भी रिकॉर्ड करके अपनी आवाज को सुनते हो तो वो एग्जैक्टली वही आवाज होती है जो दूसरे लोग सुनते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं, वाइब्रेशन चल रहे हैं, मेरी आवाज यूं निकल रही है, तो मुझे मेरी आवाज थोड़ी सी अलग सुनाई देती है जो प्रैक्टिकली रियल नहीं है। रियल क्या होगी, जो लोगों को सुनाई दे रही है, और वो आवाज क्या होगी जब मैं रिकॉर्ड करके उसको सुनूंगा। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए, क्योंकि सेकंड वाले केस पर हमारा दिमाग जो है सिर्फ कान को ही सुनता है, तो हमें रिकॉर्ड की गई आवाज हमें काफी ज्यादा अजीब सी सुनाई देती है। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 2021 में एक इटालियन आर्टिस्ट सेल्वाटोर ग्रुनाउ ने एक इनविजिबल स्कल्पचर को बनाकर तैयार किया था। मतलब सच बताऊं तो भाई कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सी एक टेबल के ऊपर उन्होंने बता दिया था कि भाई देखो ये स्कल्पचर है जो कि हवा और एनर्जी से बना हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया लो सोनो, जिसका इटालियन में मतलब होता है आई एम। अब देखो नॉर्मली सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर कोई 10 से 15 साल के बच्चे को भी ये बोला जाए ना कि भाई इस इनविजिबल स्कल्पचर को खरीद लो, तो शायद वो उसके ऊपर ₹1 भी खर्च नहीं करेगा। बट सरप्राइजिंगली एक ऑक्शन में एक इंसान ने इसे $18,000 यानी कि लगभग ₹15,40,000 के आसपास खरीदा था। जिसके बाद देखो उस बायर का ना बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई इतना भी बेवकूफ कौन होता है। बट देखो गाइस, अगर आप टेक्निकली देखोगे ना, तो यही चीज काफी हद तक हमें हमारे देश भारत में भी होती हुई दिखती है। क्योंकि इंडिया में भी बहुत से ऐसे पाखंडी लोग स्टेज या फिर रील्स पर उल्टा सीधा ज्ञान देकर लोगों से लिटरली उन्हें बेवकूफ बनाकर ना भाई उनसे भाई कुछ भी करा लेते हैं। एंड इवन अगर आप उन्हें समझाओगे कि भाई इन चीजों को छोड़ दो, ये सब अंधविश्वास होता है, तो भैया उल्टा वो लोग है ना हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे और हमें ही ज्ञान देंगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, पर ये सच है बस। बट टेक्निकली क्या कभी आपने इसके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करी है? देखो गाइज, नॉर्मली जब भी हमारी लाइफ में हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो उसके लिए हमारे दिमाग के 2 पार्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला लिम्बिक सिस्टम और दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब देखो ये जो लिम्बिक सिस्टम होता है ना, इसका प्राइमरी काम इमोशन बेसिस पर डिसीजन लेना होता है, जबकि जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसका काम लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन लेना होता है। मतलब देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई देखो मेरे पास 3 पानी की बोतल्स हैं और एक बोतल की कीमत जो है वो ₹1000 है, आप इन 3 बोतल्स को ले लो, उसके पानी को पियो और आप है ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इस केस में आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होगा दिमाग का, वो तुरंत ही आपसे बोलेगा कि भाई फर्जी है, कुछ नहीं होता है, अपने ₹3000 बचा लो। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे कैसे भी ये पता हो कि आपकी जो मदर है वो काफी ज्यादा बीमार रहती है और आप उनका इलाज करा रहे हो, और उस पॉइंट पर मैं आपसे आके ये बोलूं कि भाई दर दर की ठोकरें आपने खा ली, अब एक काम करो, ये 3 बोतल पकड़ो, ये पानी चमत्कारी है, अपनी माता जी को पिलाओ और वो जो है वो एकदम से ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब देखो गाइज, अब क्योंकि यहां पर मैंने इमोशन को जो है ना जोड़ दिया, आपकी मदर का नाम लेकर मैंने पूरे सेंटेंस में इमोशन को जोड़ा, तो अब यहां पर ना आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा, अब यहां पर डिसीजन लेगा लिम्बिक सिस्टम। और गाइस देखो एक और चीज जो हमारे दिमाग के साथ सबसे ज्यादा बुरी है वो ये है दोस्तों कि इवोल्यूशन के दौर में हमारा दिमाग डेवलप ही भैया कुछ इस तरीके से हुआ है कि हमारा लिम्बिक सिस्टम हमेशा ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ना ओवर रूल्ड कर जाता है। यानी कि अगर इमोशनली एक बार किसी भी इंसान से आप जुड़ गए हो ना, तो वो इंसान लिटरली आपसे कुछ भी करा जाएगा। और भैया देखो इसका जीता जागता एग्जांपल हमें इंस्टाग्राम रील्स में और बहुत सी वीडियोस में भी देखने को मिलता है, जहां पर लोग ये कह देते हैं कि तकिए के नीचे नींबू रख लो, घर के उस कोने में जाकर वो चीजें रख लो, तरक्की हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग पाखंडी होते हैं, पर मेजॉरिटी 99% लोग सिर्फ व्यूज के लिए लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं। लेकिन क्योंकि इसके साथ हमारा इमोशन जुड़ जाता है, तो भैया सबकॉन्शियसली हमें से बहुत से लोग अपने साथ इन तरीके की चीजों को होने देते हैं। तो यहां पर अब देखो गाइस, इन द लास्ट इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी आप इन सारी चीजों को प्रोसेस करते हो, सिर्फ 1 मिनट रुका करो और सारी चीजों को दोबारा से प्रोसेस किया करो। जब आप इस चीज को करोगे तो आपके दिमाग का जो लिम्बिक सिस्टम होगा ना, वो उस टाइम पीरियड के लिए शट डाउन कर जाएगा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे भाई साहब मैं लिख कर दे सकता हूं, मेडिकल साइंस भी बोलती है कि 95% फ्रॉड के केसेस एक ही झटके में आपके साथ जो होने वाले होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे। बस 1 मिनट ठहर के
सोचा करोगे सामने वाला इंसान कह क्या रहा है। गाइस देखो, नॉर्मली हम इंसानों के साथ जब भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, मतलब हम कुछ अलग ही बीमारी से बीमार हो जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो तुरंत ही हमारी मेडिकल साइंस जो है वो प्रायोरिटी पे इस चीज को लाकर ना इस चीज की पूरी एक्सप्लेनेशन दुनिया को देती है। बट भाई साहब, हमारी मेडिकल साइंस एक्चुअली में इतनी ज्यादा भी एडवांस नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। क्यों? उसका भी प्रूफ देता हूं। तो देखो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि साल 2010 से लेकर 2016 तक अलग अलग देशों में एक बेहद ही अजीब सी चीज को रिपोर्ट किया गया, जिसमें बहुत से लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें जैसे ही दूसरे लोग पकड़ने आते हैं या फिर पुलिस पकड़ने आती थी ना, तो वो तुरंत ही अपनी आंखों की पुतली को ऊपर की तरफ चढ़ा लेते थे और उनकी बॉडी से भाई साहब आग की लपटें निकलने लगती थी। अब इस पॉइंट पे देखो गाइस, जितनी हमारी नॉलेज जो है वो अवेलेबल है ना इस अर्थ पर, वो हमसे ये कहती है कि देखो, आग एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जलने के लिए ना इग्निशन की जरूरत होती है। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि बस बैठे हुए हैं और कहीं पर भी आग लग गई, नहीं ना, या तो गैस का यूज करोगे, लाइटर का यूज करोगे या किसी तरीके के स्टार्टर का यूज करोगे। लेकिन इस केस में ये लोग ना ही गैस का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही किसी भी तरीके के इग्निशन का, ये बस अपनी आंखों की पुतली को ऊपर की तरफ लेकर जाते थे और भैया इनके शरीर में अलग ही लेवल का ये वाला काम होता था। तो इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हो कि हो सकता है कि मेडिटेशन के चलते हुए या फिर अलग किसी और प्रैक्टिस के चलते हुए ये ना एक अलग ही मेंटल स्टेट में चले जाते होंगे, जिससे इनकी जो बॉडी थी ना वो खुद ब खुद इसी काम को कर दिया करती थी। और देखो गाइस, अभी जो मैंने बोला है ना भाई साहब, इसके ऑथेंटिक प्रूफ आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे, आप चाहें तो खुद से भी इस चीज को सर्च कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी पॉसिबिलिटी को भी देख लिया जाए तो वो ये बोलती है कि शायद ये लोग जो है वो हमारी अर्थ से बिलोंग करते ही नहीं थे। हालांकि देखो, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सी और चीजें भी हो रही होती। तो अब इस पॉइंट पर अगर ये मान लिया जाए कि भाई जो इंसान थे हमारी अर्थ से ही बिलोंग करते थे, तो भाई साहब ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि हम इंसानों ने ना अपनी ही सुपर पावर्स को भी पूरे तरीके से नहीं जाना है। मे बी हो सकता है कि हमारे दिमाग की ही ये एक तरीके की कैपेबिलिटी होती हो जिसकी वजह से ये लोग जो है इन तरीके की चीजों को आसानी से कर पाए। बट ऑनेस्टली इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ना तब लाई गई, और मैं लिख कर दे रहा हूं, ना भविष्य में लाई जाएगी। गाइस देखो, हमारे इंडिया के साथ है ना एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है, और ये चीज ना आपको ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की हर एक सिटी में देखने को मिलेंगी, जहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई सुबह उठने के बाद जब तक वो स्मोकिंग नहीं करते हैं ना, उन्हें वो फ्रेश होने वाला प्रेशर नहीं बनता। बेसिकली पॉटी का जो प्रेशर होता है वो नहीं बनता है। अब मुझे बताया, ये बोलते ही बहुत से लोगों के चेहरे पर जो स्माइल आ गई होगी कि आकाश भाई क्या ही चीज बता रहे हो। बट टेक्निकली गाइस पता है, ये चीज ना अब हंसी की रही नहीं है, क्योंकि अगर आप रीसेंट स्टैट्स को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस तरीके की जो मेडिकल कंडीशन है ना भाई साहब, ये हर साल 10 से 15% की इंक्रीमेंट के साथ हमारे देश भारत में बढ़ रही है, जो टेक्निकली पूरे ही तरीके से गलत है। पर देखो गाइस, चलो जो भी है, अब इस चीज को साइड में पटकते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साइंटिफिकली ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्मोकिंग करने के बाद ही एक पॉइंट पर लोगों को इस तरीके का जो प्रेशर है वो फील होने लगता है। मतलब कोई तो साइंस होगी ना इसके पीछे। तो देखो गाइस, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो है इन तरीके की चीजों के अंदर पाए जाने वाला निकोटिन। देखो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि जितनी भी चीजें होती हैं जो मतलब जिन्हें लोग स्मोक करते हैं, उसमें जो निकोटिन होता है ना वो भर भर कर पाया जाता है। अब देखो, जैसे ही निकोटिन हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, ये ना हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम क्या वाला है, चलो वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो इसे आप कह सकते हो कि हमारे गट का दिमाग होता है, और टेक्निकली एक तरीके का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि पूरे हमारे डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। अब देखो गाइस, जैसे इस केस में जो वो निकोटिन होती है, जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचती है, तो हमारा जो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये पूरे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, और ये हमारे इंटेस्टाइन में जो मसल्स होती है ना उनको सिकोड़ने लगता है। अब देखो, सीधी सी बात है कि जब इंटेस्टाइन की जो मसल्स होंगी वो सिकुड़ेंगी, तो भाई लोगों का जो स्टूल होगा, यानी कि बेसिकली जो पॉटी होगी बॉडी में, वो मूव करने लगेगी, और लोगों को ना एक तरीके की वाली फीलिंग आती है कि यार बस अब हमें ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाना चाहिए। लेकिन देखो गाइस, इस नर्वस सिस्टम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप डेली बेसिस पर इस काम को करते हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नेटवर्क है, तो भाई ये ना निकोटिन का एडिक्टिव हो जाता है, और इस तरीके से हमारा जो गट का ब्रेन होता है ना, इसको एक चीज पूरे तरीके से समझ में आ जाती है कि भाई निकोटिन ही मेरा वो स्टार्टर या इग्निशन है, जो जब मुझे मिलेगा उसके बाद ही मुझे पूरे ही डाइजेशन सिस्टम को मेंटेन करना है। अब अगर इस केस में अगर आप एक दिन या फिर 2 दिन इन तरीके की चीजों को कंज्यूम नहीं करते हो, तो हमारे गट का जो ये ब्रेन होता है ना भैया, ये एक्टिवेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो उसको वो स्टार्टर या फिर किक तो मिली नहीं, यानी कि निकोटिन, जिसकी वजह से उसे सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना था। तो इस केस में क्या होगा कि बहुत से लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसमें वो बोलते हैं कि यार जब तक हमें ना स्मोकिंग नहीं करते हैं, हमें फ्रेश होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइंस भी जानते हैं। गाइस, अब साल 2025 आ चुका है, और इस साल से आपको काफी ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और भाई मैं ये प्रे करता हूं कि आपको जो भी उम्मीद हो या फिर आपकी जो भी विशेष हो वो इस साल पूरी फुलफिल हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जितनी उम्मीदें आपको साल 2025 से नहीं
होंगी उससे कहीं ज्यादा उम्मीद है भाई। 2 लोगों को इस साल से काफी ज्यादा है। नंबर 1 पर आता है द सिम्पसन्स कार्टून और नंबर 2 पर आते हैं बाबा वेंगा। अब आखिर ये दोनों कौन हैं, इनकी क्या विशेष हैं या फिर क्या प्रेडिक्शन इस साल को लेकर, चलिए वो सब डिकोड करते हैं। तो देखो गाइस, बात अगर इस कार्टून शो की जाए तो ये शो ना आज की डेट में सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस वाला शो अब रहा नहीं है, क्योंकि इस शो ने यार बार बार ऐसी चीजों को प्रूफ करके दिखाया है, मतलब जो इस शो में हुआ है ना वो आगे चलकर हकीकत में दुनिया ने फेस किया ही है। फिर वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना हो, टाइटन सबमर्सिबल का खत्म हो जाना हो, या फिर साल 2020 में फैली हुई वो महामारी जो चाइना से निकली थी। अब देखो, अगर सीधी सी बात में अगर मैं बोलूं तो इस शो में जितनी भी प्रेडिक्शंस को बताया गया है, अगर मैं उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताना शुरू कर दूं तो भाई साहब 2 घंटे से कम मुझे नहीं लगेंगे और इस वीडियो को इतना लंबा मैं कर नहीं सकता हूं। तो अभी इस चीज को अब जरा साइड में रख लेते हैं और बात करते हैं बाबा वांगा की। तो देखो गाइस, ये जो बाबा वांगा हैं, इनका जन्म साल 1911 में बुल्गारिया में हुआ था और बचपन से ही एक इंसिडेंट के चलते हुए ना इन्हें आसपास की चीजें दिखती नहीं थी, शॉर्ट ऑफ ब्लाइंडनेस। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस अंधकार में भी ना इन्हें भविष्य की फ्लैशेस आने लगे और जब लोगों ने इनकी बातों को सीरियस लेना शुरू किया तब जाकर उनको यह पता चला कि भाई बाबा वांगा जो बोल रही है ना उनमें से ऑलमोस्ट 80% बातें तो सच ही साबित हो रही हैं। अब देखो गाइस, क्योंकि ये दोनों ही हमारे एक ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा बातें सच हुई हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि इन दोनों ही सोर्सेज की 2025 को लेकर जो भी बातें हैं ना उन सबको मिलाने वाला हूं और वो कॉन्टेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक तरीके से वो काफी हद तक ऑथेंटिक होगा ये बताने के लिए कि मे बी साल 2025 में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नंबर 1, एआई का टेक ओवर। एक्चुअली गाइस, द सिम्पसन्स कार्टून के एक एपिसोड में यह दिखाया गया है कि एक दौर वो भी आएगा जब हम इंसान बहुत बड़ी क्वांटिटी में एआई रोबोट्स को बना लेंगे और इसके बाद हम खुद ही उन्हें इतनी इंटेलिजेंस दे देंगे कि वो आगे चलकर अपनी क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाकर भैया हमारे ऊपर ही रूल करने लगेंगे। अब अगर इसी चीज को बाबा वांगा से जोड़कर देखा जाए तो वो भी अपनी बुक में साल 2025 के लिए ये लिखती हैं कि भविष्य में एक ऐसा समय भी आएगा जब लोहे से बने मनुष्य हार्ड मास के मनुष्यों के ऊपर हुकूमत करेंगे। अब देखो गाइस, अगर इन दोनों ही चीजों को जोड़ा जाए और रिसेंट ट्रेंड्स को देखा जाए तो ये बात काफी हद तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि रीसेंट टाइम में भैया हम जो एआई रोबोट्स है ना उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं। एंड इवन इलॉन मस्क की कंपनी ने तो ऑफिशियली ये भी कर दिया है कि अगर आप चाहें तो उनके एआई रोबोट को 25 से 30 लाख रुपए में खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं और अपने घर के सारे ही कामों को करा सकते हैं। अब यहाँ पर भी अगर देखो आप थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि बाबा वांगा और द सिम्पसन्स कार्टून ने एक डायरेक्शन की तरफ ना इशारा किया है, जहां पर वो ये बोलते हैं कि ये जो एआई रोबोट है ना ये हमारे ऊपर जो हुकूमत है वो खुद हमारी गलतियों की वजह से ही करेंगे और मे बी वो गलती हो सकती है सेल्फ इंटेलिजेंस। क्योंकि देखो गाइस, अगर आप रीसेंट आर्टिकल्स को भी उठाकर देखोगे या फिर रीसेंट स्टडीज को भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एआई रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना वो इन रोबोट्स के अंदर भर भर कर सेल्फ इंटेलिजेंस को डेवलप कर रही हैं, जिसकी वजह से इन एआई रोबोट्स का जो आर्टिफिशियल दिमाग होगा ना वो भी हम इंसानों के दिमाग की तरह ही सोच समझकर चीजों को खुद से ही प्लान करके आसानी से कर सकता होगा। और अगर भाई साहब ऐसा हो जाता है और ये दोनों स्टेटमेंट सच साबित होते हैं तो मे बी साल 2025 के लास्ट तक ह्यूमैनिटी रोबोट्स की गुलाम भी बन सकती है। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 3। एक्चुअली गाइस, इस चीज का इंडिकेशन इस कार्टून शो में हमें तब देखने को मिलता है जब इसका मेन कैरेक्टर भागकर अपनी फैमिली के पास जाता है और वो बोलता है कि दुनिया में WW3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अब हमें शेल्टर में छिप जाना चाहिए। जबकि इसी कॉन्सेप्ट पर अगर बात बाबा वेंगा की जाए तो वो भी ये लिखती है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ देशों में तनाव कई सालों तक खिंचेगा, जिसको एक समय अवधि के बाद खत्म करने के लिए बाकी के दूसरे देश भी मशक्कत करेंगे, लेकिन उनका यह प्रयास व्यर्थ ही होगा और वहीं से ही शुरू होगा एक ऐसा तनाव जो संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लेगा। अब देखो गाइस, अगर रीसेंट ट्रेंड को दोबारा से मिलाकर देखा जाए तो ये काफी हद तक हमें रूस और यूक्रेन और अपना इजराइल और फिलिस्तीन के मामले से मिलता जुलता लगता है। साथ ही क्योंकि टेंशन काफी लंबे समय से चल रही है तो ये बात भी पूरी तरीके से सच है कि मे बी इस साल के मिड में बाकी की दूसरी कंट्रीज है वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए बीच में कूदे, क्योंकि टेक्निकली भाई देखो इससे फाइनेंशियल लॉस जो है ना वो सभी को ही हो रहा है। अब अगर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया जाए तो मे बी ये हो सकता है कि बाकी की दूसरी कंट्रीज इस मैटर को सॉल्व करने आए और जो ये टेंशन 2 या 4 कंट्रीज के बीच में है ये शायद पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और उसके बाद क्या होगा कि हम सभी को ही पता है। नंबर 3, द राइज ऑफ इंडिया। एक्चुअली गाइस, इस कार्टून शो के एक एपिसोड में ये दिखाया गया है कि जब इसका मेन कैरेक्टर गॉड से हेल्प मांगने जाता है तो खुद जीसस उससे ये कहते हैं कि उनकी हेल्प वो नहीं बल्कि दूसरे गॉड करेंगे। और उस पॉइंट के बाद इस शो में बाकायदा लॉर्ड विष्णु जी की प्रेजेंस को भी दिखाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद भी बहुत सी कॉन्वर्सेशन में बार बार ये इंडिकेशन को दिया गया है कि एक्चुअली में पावर लॉर्ड विष्णु के हाथ में ही है। अब अगर इस पॉइंट को बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी के साथ जोड़ दिया जाए तो बाबा वेंगा ये बोलती है कि एक वो समय भी आएगा जब
पश्चिमी देशों की पूरी ताकत छीनकर एक ऐसे देश के हाथ में चली जाएगी जो अपनी कला की वजह से जाना जाएगा और उस समय उसका परचम एक दो नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फहरा रहा होगा। अब देखो गाइस, अगर रिसेंट टाइम में हमारे देश भारत की बात की जाए तो देखो मुझे सामने वाला इंसान क्या बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर कोई भी इंसान वर्ल्ड मैप को फॉलो करता होगा तो इसे बात बखूबी पता होगी कि इस समय हमारा देश भारत जेन्युइनली उस पोजीशन को होल्ड करता है कि जहां पर बड़ी से बड़ी कंट्रीज भी अब डिप्लोमेटिक डिसीजन लेने के लिए खुद से पहले इंडिया को आगे करती हैं और उसी का ही प्रूफ आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन दुनिया भर के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर इस पॉइंट पर दोनों ही भविष्यवाणियों को दोबारा से जोड़कर देखा जाए तो काफी हद तक हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मे बी साल 2025 के लास्ट तक इंडिया एक्चुअली में वर्ल्ड में उस पोजीशन पर आ जाए जहां पर जो रनिंग पावर है ना, जो अभी यूएसए के हाथ में है, वो शायद धीरे धीरे हमारे देश भारत की तरफ शिफ्ट होने लगे। एंड गाइस देखो ऑनेस्टली अगर ऐसा हो जाता है ना तो ये ना मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली इसी डायरेक्शन में हमारा देश हर दिन आगे भी बढ़ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये साल 2025 के लास्ट तक हो सकता है। नंबर 4, परजीवियों से इंटरेक्शन। तो देखो गाइस, बात अगर इस पॉइंट की जाए तो इस कार्टून शो में क्लियरली ये दिखाया गया है कि बाहर की एक सभ्यता जो है वो हमारी अर्थ पर आती है और उसका जो इंटरेक्शन होता है वो हम इंसानों से आमने सामने हो जाता है। जबकि बात अगर बाबा वांगा के स्टेटमेंट की जाए तो उनका भी ये कहना है कि फ्यूचर में ह्यूमन सिविलाइजेशन का इंटरेक्शन किसी भारी सभ्यता से हो सकता है, लेकिन वो सभ्यता हम इंसानों से लड़ेगी नहीं बल्कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खोलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि भाई जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, ये जो ओपन इंटरेक्शन होगा ये मे बी 21st सेंचुरी के क्वार्टर में स्टार्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के लास्ट तक पूरी दुनिया के सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल जाएं जिससे बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी रिसेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में जिस टेक्नोलॉजी को हमने इन्वेंट किया है या इन्वेंट करने वाले हैं वो काफी हद तक भारी सभ्यता की देन है। यानी कि अगर बिल्कुल क्लियर शब्दों में खुलकर बोलूं तो इतने लंबे समय से जो मैं अपनी वीडियोस में कहता हुआ आ रहा हूं वो शायद 2025 के लास्ट तक ऑथेंटिक प्रूफ भी हो जाए। क्योंकि देखो गाइस, इन दी लास्ट अगर आप खुद भी अपने लॉजिकल दिमाग से सोचोगे तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि आज की डेट में हम बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल बेसिस पर बना पाना हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअली में हमारी नॉलेज या हमारी जो स्किल्स हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई हैं जिन तरीके की टेक्नोलॉजीज अक्सर हमें मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। तो देखो गाइस, अब यहां से आगे ना अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो साल 2025 के बारे में कहे गए हैं, लेकिन अगर वो सारे ही मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने लगूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं चाहता है। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक पर रैंडम फैक्ट की नहीं बल्कि एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बनाई जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको जल्द से जल्द बनाऊंगा। और गाइस, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और वीडियोस आप देखते हो और पसंद आती हो तो भाई इस बार लाइक टारगेट रख रहा हूं और मुझे पता है कि आप पूरा करा देंगे 2500 लाइक का, सिर्फ 2500 लाइक। आई होप कि लाइक टारगेट पूरा हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन भाई इससे मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ इस लाइक टारगेट को पूरा ज़रूर कराइएगा। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंटरेक्शन मुझसे बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चैनल में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।